प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संविधानवाद की विशेषताओं के संदर्भ में। संविधानवाद की विशेषताएं भी किसी न किसी रूप में स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के अंतर्गत प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसी के साथ में राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत भी संविधानवाद की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। संविधानवाद का अर्थ, इसके आधार, इसके तत्व, इसकी परिभाषा, इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है। आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये बातें देख सकते हैं। आज हम केवल संविधानवाद की विशेषताओं को व्यापक रूप में समझाएंगे। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करेंगे संविधानवाद की विशेषताएं। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे संविधानवाद क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में समझा दी हैं। परंतु फिर भी आज क्योंकि हमें संविधानवाद की विशेषताएं समझनी है, तो किसी भी अवधारणा की विशेषताएं तभी समझ में आएंगी जबकि हम उसके अभिप्राय को समझ जाएंगे। तो मैं पुनः आज फिर एक बार समझा रहा हूं इस वीडियो में भी कि संविधानवाद आखिर है क्या। व्यापक रूप में नहीं लूंगा, सीमित रूप में समझाऊंगा। क्यों? व्यापक रूप में हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों समझिएगा, ये विशेषताएं तभी समझ में आएंगी जबकि पहले इसका भावार्थ समझेंगे। तो ध्यान दें, संविधानवाद है क्या चीज, इसको समझने के लिए हमें तीन बातें समझनी होती है। नंबर एक तो संविधान, क्या संविधान क्या है, दूसरा संवैधानिक सरकार, और उसके बाद में संविधानवाद। ये तीनों बातें समझ में आनी चाहिए, तभी हम ठीक से संविधानवाद को समझ पाएंगे, इसकी विशेषताओं को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। वो एक अलग बात है, लिखित है या अलिखित है। तो संविधान है क्या चीज, सामान्य सा अर्थ बताऊंगा। वास्तविक रूप में संविधान शासन व्यवस्था के स्वरूप से संबंधित संगठनों का एक तथ्यात्मक व्यवस्था है। अर्थात संविधान क्या है? शासन व्यवस्था के स्वरूप के संगठन के संदर्भ में तथ्यात्मक व्यवस्था है। इसमें शासन के अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियां, इनके पारस्परिक संबंध, इसी के साथ में सरकार और जनता के या राज्य और जनता के पारस्परिक संबंधों के बारे में विवरण होता है। इसमें संविधान में तो संवैधानिक संगठन हो गए, संगठन का प्रतीक है। अब देखिएगा, उसके बाद में दूसरी बात समझेंगे संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है? मान लो किसी देश में संविधान तो है और वहां संविधान के अनुसार यदि सरकार का संचालन किया जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसे संवैधानिक सरकार कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम हिटलर और मुसोलिनी के समय में इटली और जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी ने अपना संविधान तो बना लिया था, और अब उस संविधान के अनुरूप मीन्स जो सरकार थी, अर्थात जो शासक हिटलर और मुसोलिनी थे, वो संविधान के द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे थे, इसलिए वहां संवैधानिक सरकार नहीं थी। तो संवैधानिक सरकार होना जरूरी है। और संवैधानिक सरकार किसको कहते हैं? जब सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित हो। क्या कह रहा हूं? जब सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित हो। केवल संविधान होना ही संवैधानिक सरकार नहीं है, संविधान के अनुसार या संविधान के अनुसार हम कहेंगे तो ये अधूरा होगा। संविधान के द्वारा वास्तविक रूप में सरकार नियंत्रित होनी चाहिए, मनमाना आचरण नहीं होना चाहिए। अगर सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित है तो उस सरकार को कहेंगे संवैधानिक सरकार। अब जब ये सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित है और वास्तविक रूप में जब ये संविधान के द्वारा नियंत्रित है तो इस संविधान के अनुरूप फिर राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है, तो वो ही क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। अब ध्यान दें, संविधानवाद क्या हो गया? स्थापित संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना ही क्या है? संविधानवाद है। मगर ये भी अधूरी परिभाषा है। क्यों? फिर कह रहा हूं भाई, संविधान बना दिया और संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है, तो क्या संविधानवाद होगा? ये नहीं। आप बताइए,
पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत हम देखें 1991 से पहले सोवियत संघ का अपना संविधान था और संविधान के अनुसार शासन का संचालन हो रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तविक रूप में वहां सर्वे सर्वा कौन था? संविधान नहीं था, साम्यवादी दल था। सर्वे सर्वा कौन था? साम्यवादी दल। इसलिए संविधानवाद की व्यापक परिभाषा क्या होगी कि स्थापित संविधान के अनुसार इसी के साथ में सीमित सरकार की व्यवस्था करते हुए शासक और शासित ये दोनों ही संविधान के अधीन है। तो ऐसी स्थिति में ही हम कहेंगे कि वो संविधानवाद है। तो संविधानवाद का सीधा अर्थ क्या होगा कि जब किसी भी देश के अंतर्गत स्थापित संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है और उस समाज के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो दर्शन है, जो प्राचीन संस्कृति है, उसको भी संविधान में स्थान दिया गया है और वास्तविक रूप में वहां की सरकार सीमित है। और इसी के साथ में शासित पक्ष भी, मीन्स दोनों का नाम ले सकते हैं, शासक और शासित, ये दोनों पक्ष ही संविधान के अधीन हो, वास्तविक रूप में सीमित सरकार की स्थापना की गई हो, तो वो ही संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन वगैरह देखनी है आपको तो हमारी अलग से जो वीडियो अपलोड किए वो देखिएगा। आज हम बात करेंगे संविधानवाद की विशेषताओं की। संविधानवाद की विशेषताओं को मोटे रूप में हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में किसी भी रूप प्रश्न पूछा जाए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी गलती नहीं करेंगे। इसका पहला पार्ट हमने बनाया संविधानवाद की आधारभूत विशेषताएं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दूसरा है संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं। इन दोनों को समझना अति आवश्यक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले संविधानवाद की आधारभूत विशेषताएं लेंगे। अब देखो इसकी विशेषताएं कहीं बाहर से नहीं आ रही, हमने यहाँ जो ये समझा ना कि संविधानवाद है क्या चीज, फिर दोहरा रहा हूँ। संविधानवाद का सीधा सा अभिप्राय है कि वास्तविक रूप में जब किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान के अनुरूप हो, इसी के साथ में उस संविधान के अंतर्गत भी उस समाज के आदर्श और मूल्यों को, जनता के आदर्श और मूल्यों को भी स्थान दिया गया हो और उनके अनुरूप राज्य व्यवस्था का संचालन किया जा रहा हो, अर्थात सरकार सीमित हो या शासक और शासित दोनों ही पक्ष संविधान के अधीन हो, संविधान के द्वारा नियंत्रित हो। वास्तविक रूप में शासन इस रूप में नियंत्रित है कि वह किसी भी रूप में शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है और नागरिक इस रूप में नियंत्रित है कि नागरिकों के द्वारा वास्तविक रूप में स्वच्छंदता का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब स्वतंत्रता के नाम पर वो स्वच्छंद नहीं होंगी, बल्कि इन दोनों के ऊपर ही संविधान का नियंत्रण होगा। जहां पर ऐसी व्यवस्था होती है उसी को कहा जाता है संविधानवाद। तो संविधानवाद की आधारभूत विशेषताओं में पहली विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, संविधानवाद मूल्यों एवं साध्यों से संबंधित अवधारणा है। नोट कीजिएगा, पहली इसकी विशेषता क्या है? संविधानवाद मूल्यों एवं साध्यों से संबंधित अवधारणा है। हमने पिछली वीडियो में आपको समझाना था संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, तो वहां हमने आपको बताया था कि जो संविधानवाद है वह वास्तविक रूप में एक विचार है, एक दर्शन है और संविधान एक संगठन है। इसी के साथ में कहा था कि संविधानवाद साध्यों से संबंधित है और संविधान एक साधन है। तो यही बात यहाँ आ रही है, क्या? संविधानवाद मूल्यों एवं साध्यों से संबंधित अवधारणा। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में संविधानवाद एक विचार है, एक दर्शन है और इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में मूल्यों और साध्यों की बात की जाती है। जैसे मैं आपको ये कहना चाहूँ कि हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत वास्तविक रूप में हमारे मूल्यों और साध्यों को स्थान दिया गया है कि जो सरकारें, उन सरकारों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उनका रास्ता क्या है, वो क्या प्राप्त करेंगे, उनको किस रूप में नीतियां बनानी है, किस रूप में कानून बनाने हैं, तो सभी जो मूल्य हैं उनका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में कर दिया गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संविधानवाद किससे संबंधित है? मूल्यों और साध्यों से संबंधित है। ठीक है भाई। अब देखो ये एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधानवाद निम्न में से किससे संबंधित अवधारणा है, तो आपको एक विकल्प ये भी मिलेगा, कौन सा? मूल्यों एवं साध्यों से संबंधित। अब इसमें एक भी दिया जा सकता है मूल्य या साध्य, तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधानवाद मूल्यों और साध्यों से संबंधित है और संविधान किससे संबंधित है? साधन से संबंधित है। क्लियर? चलिए दूसरी विशेषता क्या है? संविधानवाद सापेक्षतावादी एवं सहभागी अवधारणा है। नोट कीजिएगा, संविधानवाद सापेक्षतावादी एवं सहभागी अवधारणा है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो वास्तविक रूप में संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जो कि वास्तविक रूप में सापेक्षवादी है। अर्थात जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जो मूल्य और साध्य अपनाए जाएंगे वो भारत की संस्कृति के अनुरूप होंगे। अमेरिका के अंतर्गत जो मूल्य और साध्य अपनाए जाएंगे वो वहां की संस्कृति के इतिहास के अनुरूप होंगे। ठीक है। इसी के साथ में ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर भी मूल्य और साध्य वहां की राजनीतिक संस्कृति
और वहां के इतिहास के अनुरूप होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो संविधानवाद है ना, इसमें जो मूल्य और साध्य होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मैं बताऊं आपको संविधान प्रस्तावना में भाई स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इनका जिक्र किया गया है ना। तो वास्तविक रूप में जो ये संविधानवाद वो सापेक्षतावादी है, अर्थात वास्तविक रूप में सभी देशों के अंतर्गत अपनी परिस्थितियों के अनुरूप वास्तविक रूप में मूल्यों और साध्यों को चुना जाता है। तो ये सापेक्षतावादी होगा। परंतु इसी के साथ में सहभागी अवधारणा भी है। सहभागी अवधारणा कैसे है कि वास्तविक रूप में कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत एक जैसी साध्य और मूल्य होते हैं, जैसे उदारवादी संविधानवाद है, दूसरा है साम्यवादी संविधानवाद। तो उदारवादी संविधानवाद के अंतर्गत एक देश नहीं होगा, बल्कि जहां कहीं भी उदारवादी व्यवस्था को अपनाया गया है सभी जगह इन साध्य मूल्यों को एक समान रूप में अपनाया जाता है। साम्यवादी संविधानवाद की बात करते हैं, जैसे मान लीजिएगा पूर्व सोवियत संघ का उदाहरण दे सकते हैं, वर्तमान चीन का उदाहरण दे सकते हैं। तो इनके अंतर्गत एक जैसे मूल्यों और साध्यों को अपनाया जाता है। तो इसका मतलब संविधानवाद एक सहभागी अवधारणा भी है, अर्थात कुछ देशों के अंतर्गत एक साथ या एक रूप में भी मूल्यों और साध्यों को अपनाया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा क्या है? संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा, गतिशील। अब देखिएगा, संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा, गतिशील अवधारणा। गतिशील अवधारणा कैसे है? देखो ध्यान दें। संविधानवाद का वास्तविक संबंध राष्ट्र राज्य से होता है। आज के राज्यों को क्या नाम दिया जाता है? राष्ट्र राज्य। तो संविधानवाद वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य से संबंधित अवधारणा है। और जब राष्ट्र राज्यों के मूल्यों में, आदर्शों में, गंतव्यों में, लक्ष्यों में, साध्यों में, उद्देश्यों में परिवर्तन होता है, तो उसी के हिसाब से संविधानवाद में भी परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन हो जाया करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। कैसे? जैसे पूर्व सोवियत संघ है, तो 1991 से पहले वहां पर साम्यवादी संविधानवाद था, वहां के जो मूल्य और साध्य थे वो अलग थे। लेकिन जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया, ऐसी स्थिति में फिर क्या हो गया? वास्तविक रूप में वहां जो राष्ट्र राज्य है उसके जो विचार है, दर्शन है, उद्देश्य है, उसमें परिवर्तन आया। तो वास्तविक रूप में संविधानवाद की अवधारणा में भी परिवर्तन हो गया, अर्थात वहां के मूल्य और साध्यों में परिवर्तन हो गया। इसलिए संविधानवाद एक गत्यात्मक या गतिशील अवधारणा है। चौथा क्या है? संविधानवाद सहमति पर आधारित अवधारणा है। ध्यान देंगे, संविधानवाद सहमति पर आधारित अवधारणा है। इसका मतलब क्या होगा? देखो, उसी देश में संविधानवाद पाया जाएगा जहां वास्तविक रूप में शासक और शासित इन दोनों पक्षों में मूल्यों और साध्यों में सहमति होगी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सरकार के मूल्य कुछ हैं, सरकार क्या चाहती है, सरकार के मूल्य एक भी स्वतंत्रता, समानता के ऊपर ज्यादा बल दिया जाए, जनता किसी अन्य मूल्यों के ऊपर बल देना चाह रही है। मतलब मूल्यों को लेकर के जनता और सरकार में या शासक और शासित पक्ष में यदि मतभेद है तो संविधानवाद नहीं पनपेगा। और यदि शासक और शासित पक्ष में मूल्यों के संदर्भ में एक मतता है, क्या कह रहा हूं, एक मतता है या सहमति है, तो वहां संविधानवाद मौजूद होगा। जैसा कि हमारे भारत का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अमेरिका का उदाहरण दे सकते हैं, ब्रिटेन का उदाहरण दे सकते हैं, जापान का उदाहरण दे सकते हैं, स्विट्जरलैंड का उदाहरण दे सकते हैं इस संदर्भ में। ठीक है। तो संविधानवाद क्या है? सहमति पर आधारित अवधारणा है। मतलब यहाँ शासक और शासित पक्ष के अंतर्गत वास्तविक रूप में मूल्यों और साध्यों को लेकर के सहमति होती है। अगर सहमति नहीं होती तो इसका मतलब ये कि वहां संविधानवाद नहीं है। और पांचवी विशेषता क्या है? संविधानवाद का मूर्त रूप संविधान। आप ध्यान देंगे, यहाँ संविधानवाद का मूर्त रूप संविधान है। संविधान, फिर से बोल रहा हूं, संविधानवाद का मूर्त रूप संविधान है। कैसे? किसी भी राष्ट्र राज्य के अपने मूल्य होते हैं, उसकी अपनी संस्कृति के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से, उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से उसके अपने मूल्य होते हैं ना मूल्य, जिनको कि पॉलिटिकल वैल्यू, राजनीतिक मूल्य कहा जाता है। अब भाई बताओ, उन राजनीतिक मूल्यों की प्राप्ति कैसे की जाएगी? भाई संविधानवाद एक विचार है, एक दर्शन है, तो उनकी प्राप्ति कैसे होगी? साधन चाहिए ना। तो साधन क्या है? संविधान है। भाई संविधानवाद एक साध्य है। भाई यहां मैंने आपको समझा, नहीं तो साध्य है, ये तो मूल्यों का एक समुच्चय है, मूल्यों का एक समुच्चय है। अब संविधानवाद एक विचार है, एक दर्शन है, या मैं कहूंगा साध्य है, मूल्यों से संबंधित है। तो वास्तविक रूप में इसकी प्राप्ति कैसे होगी? किसके माध्यम से होगी? संविधान के माध्यम से होगी। इसलिए संविधानवाद का जो मूर्त रूप है ना, वो क्या है? संविधान है। फिर कह रहा हूं, संविधानवाद का मूर्त रूप संविधान है। वास्तविक रूप में मूल्यों की अभिव्यक्ति संविधान में होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भाई मूल्यों की चर्चा तो की गई है। जैसे उसके अंतर्गत मैं आपको फिर कह रहा हूं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इन मूल्यों का जिक्र किया गया है कि नहीं? इसलिए तो कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी है कि नहीं?
अगर प्रस्तावना को ठीक से समझ जाते हैं तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था के बारे में हम कितनी बातों का पता लगा सकते हैं कि वास्तविक रूप में सत्ता किसके हाथ में होगी, राज्य व्यवस्था का लक्ष्य क्या होगा, राज्य व्यवस्था वास्तविक रूप में देखा जाए तो उसका स्वरूप क्या है, लोकतांत्रिक या तानाशाही, प्रस्तावना से प्रत्येक बात का पता लग सकता है। तो इसलिए जो संविधानवाद है उसका मूर्त रूप क्या है, संविधान है। मैं आशा करता हूं संविधानवाद के आधारभूत जो 5 विशेषताएं आपकी समझ में आ गई होंगी। दूसरा पार्ट में ले रहे हैं संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऐसी अवधारणा है जो कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को समझना अति आवश्यक है। चलिए, सामान्य विशेषता में मैंने आपके लिए 9 बिंदु बनाए, नोट कीजिएगा फटाफट। पहली विशेषता है संविधान के अनुरूप, ध्यान देंगे यहां आएगा संविधानवाद। क्या? संविधानवाद के अनुरूप संविधान होता है। ध्यान दीजिए, नोट कीजिएगा, संविधानवाद के अनुरूप संविधान होता है। इसका मतलब क्या है? वास्तविक रूप में संविधानवाद के अंतर्गत उस राष्ट्र राज्य के जो मूल्य हैं, जो प्राचीन संस्कृति है, जो इतिहास है, जो राजनीतिक संस्कृति है, वास्तविक रूप में उस राष्ट्र राज्य के लक्ष्य क्या हैं, उन साध्यों और मूल्यों के अनुरूप ही उस देश का, उस राष्ट्र राज्य का संविधान होता है। ये ध्यान देंगे, मतलब संविधानवाद के अनुरूप वहां का संविधान होता है। जैसे हमारा भारत का उदाहरण आप दे सकते हैं, अमेरिका का उदाहरण भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनके अनुरूप ही हमारा संविधान निर्मित किया गया है। दूसरी विशेषता क्या है? विधि के अनुसार शासन की व्यवस्था होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि वास्तविक रूप में संविधानवाद की जो मूल अवधारणा है वो विधि का शासन है। और विधि का शासन क्या है? विधि के शासन का सीधा सा अभिप्राय है। अलग से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ विधि का शासन क्या है। विधि के शासन का सीधा सा अभिप्राय होता है कि वास्तविक रूप में शासक और शासित ये दोनों ही पक्ष कानून के अधीन होंगे। और इसका भावार्थ ये होगा कि वास्तविक रूप में सरकार का निर्माण कानून के अनुसार हो, सरकार की शक्तियां कानून के द्वारा निश्चित की जाएं, और वास्तविक रूप में सरकार शक्तियों का जो प्रयोग करे वो भी कानून के अनुसार हो। ये तीनों बातें मिल जाती हैं, इसी को कहते हैं कानून का शासन या विधि का शासन। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक रूप में संविधानवाद की दूसरी विशेषता, सामान्य विशेषता बनती है विधि के अनुसार शासन की व्यवस्था होती है। तो आप देखिएगा भारत में वास्तविक रूप में विधि का शासन है या नहीं है, अमेरिका में है या नहीं है, ब्रिटेन में है या नहीं है, जापान में है या नहीं है, स्विट्जरलैंड में है या नहीं है। तो वास्तविक रूप में क्या है? यहाँ सभी जगह संविधानवाद है। इसलिए संविधानवाद की दूसरी विशेषता बनती है कानून के अनुसार शासन की व्यवस्था होती है। ठीक है भाई, मतलब विधि का शासन होना जरूरी है। अगर विधि का शासन नहीं है, व्यक्ति विशेष का शासन है, व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां संविधानवाद नहीं पनप सकता है। इसलिए संविधानवाद वहीं पर मौजूद होगा, वहीं पनप सकेगा जहां पर कानून का शासन होगा। इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक रूप में संविधानवाद की मूल अवधारणा विधि का शासन है। और वास्तविक रूप में विधि का शासन और संविधानवाद, सच्चाई तो ये है कि सर्वोच्च कानून कौन होता है? संविधान ही तो होता है भाई। कौन होता है? संविधान ही तो होता है। तो ये दोनों वास्तव में संविधान के अनुरूप होते हैं। वो एक अलग बात है कि संविधानवाद में जो आदर्श और मूल्य उनको स्थान संविधान में दिया जाता है। तो वास्तव में ये एक दूसरे के अनुपूरक है। बिना संविधान के संविधानवाद नहीं हो सकता और बिना संविधानवाद के संविधान नहीं हो सकता, क्योंकि एक साध्य है और एक साधन है। साध्य क्या है? साध्य कौन तय करता है कि राज्य व्यवस्था को क्या प्राप्त करना है? साध्य तय करता है संविधानवाद। और इन साध्यों की, इन लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की जाएगी? संविधान के द्वारा। इसलिए एक साध्य एक साधन है। साध्य कौन है? संविधानवाद। साधन कौन है? संविधान। तो आप बताइए मुझे, दोनों की जरूरत होगी या नहीं? दोनों की जरूरत होगी। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए संविधान के लिए संविधानवाद जरूरी है, संविधानवाद के लिए संविधान जरूरी है। चलिए, तीसरा है कानूनी प्रभु को राजनीतिक प्रभु के अधीन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानूनी प्रभु को, मैं समझाऊंगा आपको, कानूनी प्रभु को राजनीतिक प्रभु के अधीन होना चाहिए। नोट कीजिएगा, कानूनी प्रभु को राजनीतिक प्रभु के अधीन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानूनी प्रभु को, कानूनी प्रभु का मतलब होता है शासक पक्ष, शासन, सरकार। राजनीतिक प्रभु का मतलब होता है जनसाधारण, जनता। ठीक है, तो संविधानवाद के लिए बहुत जरूरी है, या इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है ये क्या, कि कानूनी प्रभु को मतलब शासन को, कानूनी प्रभु को राजनीतिक प्रभु मतलब जनसाधारण, अर्थात शासन को जनसाधारण के अधीन होना चाहिए। मतलब सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही निभानी चाहिए।
वास्तविक रूप में सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली को आप देखते हैं तो वहां वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति होती है या नहीं होती है? और व्यवस्थापिका में कौन होते हैं? जनता के प्रतिनिधि तो होते हैं भाई। तो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी है। और जनता के प्रतिनिधि हो किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जनता के प्रति होगी। तो कौन किसके अधीन होगा? कानूनी प्रभु राजनीतिक प्रभु के अधीन होगा। कानूनी प्रभु मतलब सरकार या शासन, शासक पक्ष, और राजनीतिक प्रभु मतलब जनसाधारण, जनता। ठीक है, तो संविधानवाद के लिए जरूरी है कि कानूनी प्रभु राजनीतिक प्रभु के अधीन होना चाहिए। चौथा है शक्तियों का पृथक्करण तथा विकेंद्रीकरण आवश्यक। आप ध्यान दीजिएगा, संविधानवाद के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि वास्तविक रूप में कानून बनाने वाली संस्था अलग, कानूनी क्रियान्वित करने वाली संस्था अलग, और न्यायिक निर्णय लेने वाली संस्था अलग। तो संविधानवाद के लिए जरूरी है कि शक्तियों का पृथक्करण हो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका क्रियान्वित करती है, न्यायपालिका न्यायिक निर्णय लेती है। तो यहाँ संविधानवाद के लिए जरूरी है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में तथा विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अर्थात अब ये केवल शक्तियों का पृथक्करण ही नहीं करते कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करें। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 1, 2 और 3 के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का ही जिक्र किया गया है कि व्यवस्थापिका कानून बनाएगी। व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका उसका नाम है कांग्रेस, कांग्रेस कानून बनाएगी। इसके साथ में जो मंत्रिमंडल है, जो कार्यपालिका है, कानूनी क्रियान्वित करेगा, और न्यायपालिका न्यायिक निर्णय लेगा। तो कहने का मेरा भावार्थ ये कि वास्तविक रूप में शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। तो इसलिए यहाँ ये माना जाता है कि संविधानवाद के लिए जरूरी है कि शक्तियों का पृथक्करण हो। मतलब कानून बनाने वाली संस्था अलग होगी, कानून को लागू करने वाली संस्था अलग होगी, और न्यायिक निर्णय लेने वाली संस्था अलग होगी। कौन कौन हो गए? कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका, कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका, और न्यायिक निर्णय लेने वाली संस्था न्यायपालिका होगी। लेकिन इसी के साथ में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये पृथक पृथक हो गई। इसी के साथ में व्यवस्थापिका में इस रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वहां शक्तियों का क्या हो? केंद्रीकरण नहीं हो, बल्कि विकेंद्रीकरण, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, तो संविधानवाद के लिए शक्तियों का पृथक्करण तथा विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। पांचवा है मूल अधिकारों की स्थापना में रक्षा होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, संविधानवाद के लिए यह भी जरूरी है। संविधानवाद की पांचवी जो सामान्य विशेषता वो ये है कि वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की स्थापना की जानी चाहिए और उसकी रक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप देखिएगा, वास्तविक रूप में कुछ अपवादों को छोड़ करके सभी देशों के संविधानों में किसी न किसी रूप में मूल अधिकारों की चर्चा कर दी जाती है। जैसे कि हमारे संविधान के अंतर्गत हम देखें, भारत के संविधान के अंतर्गत देखें तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों की चर्चा की गई है या नहीं की गई। इसी के साथ में रक्षा की बात आती है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है कि अगर वास्तविक रूप में मूल अधिकारों को सरकार के द्वारा छीना जाता है, राज्य के द्वारा छीना जाता है, तो जनसाधारण न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है, रीट दायर कर सकता है कि नहीं ये व्यवस्था। तो इसका मतलब वास्तविक रूप में यह है कि संविधानवाद के लिए जरूरी है कि वहां पर मूल अधिकारों की स्थापना होनी चाहिए और उन अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या करें? स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे कि वहां की व्यवस्थापिका के द्वारा यदि संविधान के अनुरूप कानून नहीं बनाया जा रहा है या लोगों को जो मूल अधिकार दिए उन अधिकारों को छीना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों को अमान्य, अवैधानिक घोषित करने का अधिकार होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छठी विशेषता है न्यायपालिका संविधानवाद की रक्षा में समर्थ होनी चाहिए। ध्यान दें, छठा लक्षण ये है कि वास्तविक रूप में यदि संविधानवाद को पनपाना है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में संविधानवाद की रक्षा में न्यायपालिका सक्षम होनी चाहिए। मतलब न्यायपालिका को इतनी शक्ति देनी चाहिए जिससे कि वास्तविक रूप में संविधानवाद की रक्षा हो सके। संविधानवाद की रक्षा का मतलब ये कि वहां वास्तविक रूप में संविधान में जिन आदर्शों और मूल्यों की चर्चा की गई है उन आदर्शों और मूल्यों की सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। और रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। और न्यायपालिका तभी करेगा जबकि न्यायपालिका को वास्तविक रूप में शक्तियां दी गई हो, न्यायपालिका की स्वतंत्र व्यवस्था की गई हो, न्यायपालिका को किसी भी रूप में किसी अन्य के अधीन ना रखा गया हो, वास्तविक रूप में न्यायपालिका स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, सर्वोच्च हो, सशक्त हो, शक्तिशाली हो, ये सारी बातें तो वहां संविधानवाद मिलेगा। सातवां है राज्य व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। नोट कीजिएगा, सातवां लक्षण क्या है? राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम
राज्य व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब ध्यान दें, देखो ये बात सत्य है कि राष्ट्र राज्य के अंतर्गत समय और परिस्थिति के हिसाब से जनता के मूल्यों में, आदर्शों में परिवर्तन होता है, साध्यों में परिवर्तन होता है, लक्ष्यों में परिवर्तन होता है, गंतव्य में परिवर्तन होता है। अब ऐसी स्थिति में जब वास्तविक रूप में जनता की जो साध्य हैं, मूल्य हैं, या जो उनके गंतव्य हैं, या क्या प्राप्त करना चाह रहे, तो ऐसी स्थिति में जब उन मूल्यों में, साध्यों में, गंतव्यों में, लक्ष्यों में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही वास्तविक रूप में संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए, संविधान में संशोधन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप देखिएगा सभी देशों में किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्थाएं की जाती है। जैसे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत की गई है। इसके लिए हम अलग से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जब वीडियो अपलोड करेंगे तो सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी। 8वां है श्रेष्ठ परंपराएं, सामाजिक बहुलवाद और खुली सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 8वीं विशेषता नोट करें, श्रेष्ठ परंपराएं, सामाजिक बहुलवाद और खुली सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें 3 बातें आ गई। श्रेष्ठ परंपराएं, इसका मतलब है कि वास्तविक रूप में किसी भी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत जो श्रेष्ठ परंपराएं, उन श्रेष्ठ परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उन परंपराओं को मान्यता दी जानी चाहिए। यदि वास्तविक रूप में वो परंपराएं उस समाज की सर्वोच्च धरोहर हो या उस समाज के सर्वोच्च मूल्य हो, तो उनका आदर किया जाना चाहिए। और इसी के साथ में सामाजिक बहुलवाद होना चाहिए। सामाजिक बहुलवाद का मतलब है कि वहां वास्तविक रूप में जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के वर्ग बनते हैं, उन विभिन्न प्रकार के वर्गों को वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में अपने क्षेत्र से संबंधित शक्ति या सत्ता का प्रयोग वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। अब जब वो वास्तविक रूप में इस रूप में सत्ता का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां जो सरकार होती है वो सरकार कभी भी तानाशाह नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि वहां वास्तविक रूप में सामाजिक बहुलवाद की स्थापना हो जाती है। अर्थात वहां वास्तविक रूप में सामाजिक एकत्ववाद नहीं होता है, बल्कि सामाजिक बहुलवाद होता है। क्यों? क्योंकि जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर जो विभिन्नता होती है, इसी के आधार पर वहां विभिन्न प्रकार के वर्ग बनते हैं और विभिन्न प्रकार के वर्ग वास्तव में अपने से संबंधित शक्ति का प्रयोग करते हैं। यही सामाजिक बहुलवाद है। तो संविधानवाद के लिए जरूरी है कि वहां पर सामाजिक बहुलवाद होना चाहिए, जैसे हमारे भारत के अंतर्गत है। ठीक है भाई। और खुली सामाजिक व्यवस्था, खुली सामाजिक व्यवस्था का सीधा सा अभिप्राय है कि वहां पर जो सोशल सिस्टम है, समाज व्यवस्था है, वह बिल्कुल ओपन होना चाहिए। वास्तविक रूप में वहां किसी भी रूप में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह भी संविधानवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। और अंतिम 9वीं बात आ रही है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, संविधानवाद की 9वीं विशेषता आ रही है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। वास्तविक रूप में संविधानवाद के लिए जरूरी है कि वहां पर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं तो वास्तविक रूप में श्रमिकों और मजदूरों के हित के लिए सरकारें धीरे धीरे कानून बना रही है, धीरे धीरे उनके कल्याण से संबंधित नीतियां बना रही है। तो वास्तविक रूप में हमारी सरकार के द्वारा न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में श्रमिक और मजदूरों के हित में नीतियां बनाई जा रही है, कानून बनाए जा रहे हैं। तो इनका भरसक प्रयास यही होता है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो। और सामाजिक न्याय की प्राप्ति का जो प्रयत्न किया जा रहा है, वास्तविक रूप में यह भी संविधानवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। या सामाजिक न्याय की प्राप्ति यदि की जाएगी तो ही वहां पर संविधानवाद जीवित रह पाएगा, अन्यथा संविधानवाद जीवित नहीं रह पाएगा। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, आज हमने आपको संविधानवाद की विशेषताओं को 2 पार्टों में समझाया है। पहला संविधानवाद की आधारभूत विशेषताएं, दूसरा संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं। अब वास्तविक रूप में संविधानवाद की दोनों विशेषताएं यदि आप ठीक से समझ जाते हैं तो संविधान से संबंधित कोई बात छूट नहीं पाती है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कंपटीशन में किसी भी रूप प्रश्न पूछा जाए या स्नातकोत्तर में किसी भी रूप प्रश्न पूछा जाए, मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, यदि ये 14 के 14 बिंदु ठीक से समझ गए तो फिर और है क्या, बचा क्या है, इसमें कोई बात शेष नहीं है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।